प्रिय विद्यार्थियों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं वर्ण विचार टॉपिक का। रीट परीक्षा के अंतर्गत भाषा जो सेकंड है, उस भाषा सेकंड में जो संस्कृत भाषा चूज करने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भाषा का काफी योगदान है। आपको बता दें, संस्कृत ही ऐसा जो लैंग्वेज है जिसमें आप 30 में से 30 अंक भी कवर कर सकते हैं। इससे पहले इस सीरीज की वीडियो में हमने जिस टॉपिक का अध्ययन किया था वो था महेश्वरी सूत्र। यदि आपने महेश्वरी सूत्रों की जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्ण विचार टॉपिक का। देखिए साथियों, वर्ण विचार जिन्होंने महेश्वरी सूत्रों का अध्ययन कर लिया वो वर्ण विचार टॉपिक को समझने में उनको किसी भी प्रकार की परेशानी। संक्षेप में मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। महेश्वरी जो सूत्र थे, महेश्वरी सूत्रों की संख्या कुल 14 थी, जिसमें पहला सूत्र था ए ई ऊ। जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा या फिर महेश्वरी सूत्र नहीं आते उनको मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं। और दूसरा सूत्र था रील रीक है। देखिए साथियों, इन दो सूत्रों के अंतर्गत आते हैं मूल स्वर। इन दो सूत्रों के अंतर्गत आते हैं मूल स्वर और इन मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। इन मूल स्वरों को ही लघु स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार अगला तीसरा और चौथा नंबर का जो सूत्र था उसके अंतर्गत जो आते हैं वो है संयुक्त स्वर, जैसे ए ओं गे ऐ औ च। इनके अंतर्गत आए थे ए ओ ऐ और औ। इनकी संख्या थी 4। तो टोटल मैंने पहले भी बताया था ये होते हैं संयुक्त स्वर। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा वो भी एक बार समझ लें। तो यदि आपसे पूछा जाए कि महेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने, तो इनकी संख्या हो गई 9। लेकिन पाणिनि जी ने क्या किया? पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में जो ये लघु स्वर थे इनके भी दीर्घ रूप को स्वीकार कर लिया। तो इनके दीर्घ रूप को स्वीकार करने के बाद निकल कर आए आ ई उ और दीर्घ री। री का दीर्घ रूप नहीं होता है, तो ये टोटल 4 दीर्घ स्वर और आ गए। तो 4 प्लस और 4 ये कितने हो गए? 8 हो गए। तो यूं करके संस्कृत वर्णमाला में टोटल जो स्वर निकल के आए वो हो गए 13। आगे के जो सूत्र थे उनमें है से लेकर के और लय तक है, यह, वह, रह, च, छठा था लय ण। ऐसे ही 14वां सूत्र जो होगा आपका यूं करके, वो 14वां सूत्र होगा है लय। इन सूत्रों के अंतर्गत टोटल जो थे वो आए थे व्यंजन। इन व्यंजनों का क्लासिफिकेशन भी हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से किया था, वहां पर समझाया था। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है वर्ण विचार। देखिए सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। अच्छी तरह समझ लें, इसका अंतिम विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्ण का और विभाजन नहीं कर सकते। जो वर्ण होता है वो अपने आप में अंतिम विभाजन होता है। जैसे ए है, क है, व है, स है, ये क्या है? ये वर्ण है। अब इनका और विभाजन हम नहीं कर सकते, इसलिए वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्णों के वर्गीकरण। वे वर्णों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए वर्णों का वर्गीकरण। जहां तक वर्णों के वर्गीकरण की बात है, वर्णों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। बेसिक बात है, इस बात को हम सभी जानते हैं कि वर्णों का 2 ही वर्गीकरण कर सकते हैं। अब स्वर वर्ण क्या है? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र उच्चारण वाले जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है व्यंजन वर्ण। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है
उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। ये बिल्कुल बात आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भाई स्वर क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है। अब हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर स्वर वर्णों का। ये बात हम समझ चुके हैं कि स्वर होते क्या है। स्वर होते हैं कि जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चरित किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वर वर्ण। अब यहाँ पर हम स्वरों को भी, जो ये स्वर हैं, इनको भी उच्चारण के आधार पर स्वरों के भी भेद कर सकते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद हो जाते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनमें हम कहेंगे भाई ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, वो भी समझिए। यहाँ पर ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। जैसे ए, ई, उ, री और लिरी। इनकी संख्या कितनी होगी टोटल? 5। ह्रस्व स्वर टोटल कितने हो गए? 5। इसी प्रकार यदि हम दीर्घ स्वरों को देखें, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है बताइए? उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कुल कितने हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या देखिए, ये है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। ऐसे ही ए, ऐ, ओ, इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई प्लुत की। प्लुत होते क्या हैं? प्लुत वो होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब प्लुत स्वर कितने हैं वो देख लीजिए। देखिए, ए का प्लुत होता है। ऐसे ही प्लुत के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये आप समझ लेना। प्लुत के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए का प्लुत, ई का प्लुत, उ का प्लुत। ध्यान दीजिए, री का प्लुत और री का प्लुत। तो टोटल यदि हम देखें, तो यदि प्लुत वर्णों की जहां तक बात करें, तो प्लुत वर्ण होते हैं संख्या में कितने? प्लुत वर्ण होते हैं संख्या में 9 होते हैं। 9 कैसे होते हैं देखिए, ए, ई, उ, री और री। कितने हो गए? 5। और इसी प्रकार ए का प्लुत होता है, ऐ का प्लुत होता है, ओ का प्लुत होता है और औ का प्लुत। देख लीजिए, टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 9 हो गए। ए, ऐ, ओ और औ। प्लुतों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। कहने का अर्थ ये है कि जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, इन सभी के प्लुत होते हैं। मूल स्वर कितने? 5। संयुक्त स्वर कितने? 4। कुल मिलाकर संयुक्त स्वर प्लुत स्वर कितने हो गए? 9। आप यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि टोटल जो ह्रस्व स्वर है 5, दीर्घ स्वर 8 और प्लुत स्वर कितने हो गए? प्लुत स्वर हो गए संख्या में 9। तो ये थी, यहाँ पर हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात उच्चारण के आधार पर हम जो स्वर हैं, इनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, कुछ विद्वान क्या है कि जो लिरी है ना, लिरी, इसके प्लुत रूप को नहीं मानते। कुछ विद्वान क्या करते हैं? री के प्लुत रूप को नहीं मानते। अब आप भी यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से समझ, फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साथियों स्वर वर्ण को। अच्छी तरह समझ लें, डीपली क्वेश्चन भी आया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, उच्चारण के आधार पर जब स्वरों को बांटा, तो ये बटे ह्रस्व स्वर में,
फिर इसके बाद बटे दीर्घ स्वर और अंतिम विभाजन हुआ था प्लुत स्वर का। तो देखिए यहां पर जब हमने इनका विभाजन किया तो ह्रस्व स्वर तो थे मूल स्वर ए ई उ री। जो ये 5 मूल स्वर थे ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। ऐसी दीर्घ स्वरों की बात करें, पहले तो आ जाएंगे इनका दीर्घ रूप ए का आ, का ई, का उ, री का दी। री का दीर्घ रूप नहीं होता है। और संयुक्त स्वर हो गए इसी, ये भी दीर्घ में काउंट होते हैं, ए आई ओ और औ। टोटल संख्या में कितने हो गए? आ। ये संख्या में कितने हो गए? 5। अब बात कर लेते प्लुत स्वरों की। तो 5 जो मूल स्वर हैं इनके भी प्लुत होते हैं। देखिए ए का प्लुत, ई का प्लुत, का प्लुत, री का प्लुत, री का प्लुत। तो ये कितने हो गए टोटल? यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, एक एक ये होगा ए ई उ री और ली। ऐसे अब यहाँ देखें, ए का प्लुत, ई का प्लुत, ओ का प्लुत, औ का प्लुत। कुल मिला के बात करें तो 4 ये हो गए। कुल प्लुत स्वरों की बात करें तो ये कितने हो गए? 9 हो गए। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं ये आप समझ लें। कुछ विद्वान लृ है ना, लृ के प्लुत रूप को स्वीकार नहीं। लृ का जो प्लुत रूप है वो कुछ विद्वान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लृ का दीर्घ तो होता नहीं है तो वो प्लुत भी स्वीकार नहीं करते। इस आधार पर यदि हम देखें तो टोटल स्वरों की बात करें तो कुल स्वर कितने हो गए? टोटल स्वरों की बात करें तो कुल स्वर हो गए पाणनीय शिक्षा। पहले पाणिनीय शिक्षा की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग आपके स्वर हो गए टोटल 9। अब बात कर लेते हैं पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है। तो पाणिनि जी की शिक्षा, और इससे पहले बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में तुमसे पूछें तो स्वर कितने हो गए? 13। क्योंकि यहाँ पर जो 4 जो मूल स्वर थे इनके दीर्घ रूप को माना था पाणिनि जी ने। इस आधार पर व्याकरण में कितने हो गए? 13। यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बात करें, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बात करें तब कुल स्वर हो जाते हैं 21 या 22। यदि लृ को भी मान लेते हैं तो हो जाते हैं 22, और जब लृ को नहीं मानेंगे तब कितने होंगे? 21। ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि भाई बताइए स्वर जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि माहेश्वरी सूत्रों की जहां तक बात करें तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कितने हो जाएंगे? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हो जाएंगे 9, संस्कृत व्याकरण में 13 और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 या 22 स्वर होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अध्ययन किया स्वरों के विभाजन का, सुदीर्घ और प्लुत रूप में। अब इससे आगे भी स्वरों का विभाजन किया जा सकता है। देखिए ह्रस्व, दीर्घ और जो प्लुत स्वर हैं इनका भी वर्गीकरण किया जा सकता है। थोड़ा सा एक बार मैं टेबल बनाऊं, उस टेबल को आप थोड़ा सा समझेंगे, बिल्कुल स्थिति आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल दिमाग में आ जाए। देखिए बिल्कुल आराम से शुरू से समझिए। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी? वर्ण विचार टॉपिक की बात कर रहे थे, वर्ण विचार टॉपिक की। और इसमें भी हम आज क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। संस्कृत वर्णमाला की जहां तक हम बात करें तो संस्कृत वर्णमाला को 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा क्या? स्वर वर्ण, और एक क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। जिस भी स्टूडेंट ने इस तालिका को अच्छी तरह समझ लिया वो पेपर में गलती नहीं करे। फिलहाल हम व्यंजन वर्णों को नहीं पढ़ रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? फिलहाल स्वर वर्णों की। देखिए अब जब स्वर वर्णों की हम बात करेंगे तो स्वरों को मोटे तौर पर शुरू में कितने भागों में बांटा गया है? मोटे तौर पर स्वरों को बांट दिया स्वर,
फिर बांटा दीर्घ स्वर, के बाद बांटा प्लुत स्वर में। अब यहां पर देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से थे, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ए ई उ री और लिरी, ये 5 क्या है, ह्रस्व स्वर। ऐसे दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, उ, री, री का दीर्घ रूप नहीं होता है ए, ओ, ऐ और औ। ये क्या हो गए, 8 हो गए दीर्घ स्वर। ऐसे ही प्लुत की बात करें, मूल स्वर जो थे ए का प्लुत, ए ई उ री और लिरी, पांचों के प्लुत होते हैं। मैं एक साथ ही इनके जोड़ देता हूं, ये प्लुत। ऐसे ही ए आई ओ और औ का भी प्लुत होता है। टोटल प्लुत कितने हो गए, 9। ऐसे ही अब आपसे पूछा जाए सवाल तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहले बताया है कि भाई पाणिनि शिक्षा की जहां तक बात करें तब तो 21-22 माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 9 और संस्कृत व्याकरण में कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। लेकिन अब हम टोटल इसके क्लासिफिकेशन को यदि देखें तो स्वर कितने हो गए, यहाँ हो गए आपके सामने 13 वर्णमाला। अब इनका एक बार और विभाजन किया जा सकता है। ये जो ह्रस्व है ना, इस ह्रस्व स्वर को भी एक बार और तोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। जिसने इस क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को समझ लिया, अब वो डीपली से भी डीपली सवाल को गलत नहीं करेगा। ऐसे ही दीर्घ को भी 3 भेद में बांट सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही प्लुत को भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब आपके समझ में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए कि ह्रस्व जो स्वर है ना, ह्रस्व स्वर के 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही दीर्घ के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही प्लुत के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब वापस फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, इनका भी वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे उदात्त है, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। एक तो क्या, अनुनासिक, और एक हो जाता है अनुनासिक। ऐसे ही जो अनुदात्त है, इसके भी 2 हो जाते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। ऐसे ही जो स्वरित है, इसके भी 3 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, सॉरी, अनुनासिक और अनु। ऐसे ही दीर्घ के अंतर्गत जो उदात्त है, इसके भी 2 हो जाते हैं। कौन कौन से, अनुनासिक और अनुनासिक। ऐसे ही अनुदात्त के हो जाते हैं, दीर्घ अनुदात्त के भी, अनुनासिक और अनुनासिक। ऐसे ही दीर्घ स्वरित जो है उसके भी हो जाएंगे, अनुनासिक और अनु। ऐसे ही बात करें तो प्लुत के भी हो जाएंगे, 2 उदात्त के, अनुनासिक और अनुनासिक। ऐसे ही प्लुत अनुदात्त के हो जाएंगे, अनुनासिक और अनुनासिक। ऐसे ही स्वरित के हो जाएंगे, अनुनासिक और अब आप देखिए यहां पर, अब जिसने ये समझ लिया उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। भाई जो ह्रस्व स्वर था ना, इस ह्रस्व स्वर के पहले तो किए कितने भेद, 3 भेद। 3 भेद कैसे किए वो भी आप यहां पर अच्छी तरह से समझ ले। देखो, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ह्रस्व के 3 भेद हो गए। अब इसमें से तीनों में से उदात्त के भी 2 हो गए, और 2 ही किसके हो गए, अनुदात्त के, 2 ही किसके हो गए, स्वरित के। तो ह्रस्व टोटल कितने हो गए, 2 2 2, 2 तिया 6। तो ह्रस्व के टोटल कितने भेद हो गए, 6। ऐसे ही 6 भेद हो जाएंगे दीर्घ के, और 6 हो जाएंगे किसके। तो टोटल यदि बात करें तो प्रत्येक जो वर्ण है, ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर जिसके तीनों रूप होते हैं, ह्रस्व भी होता है, जो दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, उसके 18 भेद हो जाएंगे। यहां पर एक बार समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे ए है, ए ह्रस्व में भी आता है, दीर्घ में भी आता है और प्लुत में भी आता है। तो ए के कितने हो जाएंगे, 6 6 और 6। कितने हो जाएंगे ए के,
18 भेद हो जाएंगे। ऐसे ही ई देखो, ई के भी तीनों होते हैं तो ई के भी 18 भेद। ऊ होता है, ऊ के भी तीनों भेद, इसलिए ऊ के भी 18। और इसी प्रकार जो री है, री के भी तीनों हसु दीर्घ प्लुत होते हैं तो री के भी कितने हो गए? 18 भेद हो गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ई ऊ री के 18 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो लिरी होता है ना, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। जब लिरी का दीर्घ नहीं है तो 6 तो हसु के हो जाएंगे, 6 प्लुत के, तो लिरी के कितने हो जाएंगे? 12 भेद हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हम देखें तो ए आई ओ और औ, इनका क्या होता है? इनका लघु नहीं होता है, इसलिए 6 दीर्घ और 6 प्लुत, तो टोटल कितने होंगे? इनके भी 12 ही भेद होंगे। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। ए ई उ री, इनके तो कितने होते हैं? 18 भेद। लरी के कितने? 12 भेद। और ए आई ओ औ के भी कितने होते हैं? 12 भेद होते हैं, क्योंकि ए आई ओ औ का हसु नहीं होता, री का दीर्घ नहीं होता। जबकि ए ई उ री के तीनों भेद होते हैं, हसु दीर्घ प्लुत, तो इनके कितने हो गए? टोटल 18 भेद हो गए साथियों। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं सकता। वर्ण विचार टॉपिक की बात करें तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई स्वर और व्यंजन। जहां तक स्वरों की बात है, आसु दीर्घ प्लुत में हमने इनको तोड़ दिया। हसु के भेद यदि जहां तक देखें तो हसु के भेद है 5, दीर्घ के 8 और प्लुत के 9। टोटल कितने हो गए? 22। वैसे संस्कृत वर्णमाला में कितने? 13। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कितने? 9। अब इनमें से प्रत्येक का भी 3-3 है, याद है ना? उदात, अनुदात और स्वरित। ऐसे ही इनके तीनों के भी कितने कितने हैं? इन तीनों के भी 2-2 भेद हैं, तीनों के भी 2-2 भेद हैं। इन तीनों के भी 2-2 भेद हो गए। आप देख लो, काउंट कर लो इन सारों को। तो 6, 6 और 6, टोटल प्रत्येक वर्ण का कितना हो गया? प्रत्येक स्वर का 18-18 भेद हो गया। जिस भी स्वर का जो नहीं होगा उसका 6 कम हो जाए। बिल्कुल साथियों, स्थिति स्पष्ट है। वर्ण विचार टॉपिक में हमने महेश्वरी सूत्रों के अनुसार भी इसको पढ़ के देख लिया। के बाद अब वर्ण विचार टॉपिक को भी हमने पढ़ा है, तो वर्ण विचार टॉपिक के अनुसार भी अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए साथियों यहाँ पर कि भाई वर्ण विचार टॉपिक में देखें तो देखिए यहाँ पर आपका कि भाई स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण। स्वर जो स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से। स्वर वर्णों को हसु दीर्घ प्लुत 3 रूप में बांट सकते हैं। हसु 5, दीर्घ 8 और प्लुत 9 होते हैं। इसी प्रकार आगे देखें, इस प्रकार से माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर 9, संस्कृत व्याकरण के अनुसार 13 और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 या। अब स्वरों का वर्गीकरण भी यदि हम देखें तो हस्व, दीर्घ और प्लुत रूप से प्रत्येक के 6-6 भेद होते हैं, जो आपने यहाँ पर देखे हैं। तो साथियों, फिर भी यदि कोई इस टॉपिक के रिलेटेड आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के साथियों, ये प्रदेश भर के जितने भी बेरोजगार परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं उनको समर्पित चैनल है। हम आपकी प्रत्येक समस्या का पूर्ण प्रयास। इस रीट सीरीज के अंतर्गत जो आपकी संस्कृत जो भाषा सेकंड है, इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो में हम इससे अगले टॉपिक जो आपका है चरण स्थान, उसको लेकर आए। प्रत्येक सीरीज के अकॉर्डिंग लगातार तैयारी हमारे साथ में करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।